देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर में। यस मैम। हम लोग जो है परम्यूटेशन जो टॉपिक है वो स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो परम्यूटेशन में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल रूल्स, जिसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने परम्यूटेशन होता क्या है उसको समझा, ठीक है, फैक्टोरियल समझा था। और एंड में हम लोगों ने ये वाला जो है कंप्लीट किया था, ठीक है। परम्यूटेशन सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों को मिला के होता है, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें एक फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर जो है मैंने बोला था ये हमें थोड़ा याद रखना चाहिए वैल्यूज के हिसाब से, जैसे एन एन फैक्टोरियल होता है। और ये मैंने दिखाया भी था यहाँ पर कि कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, जैसे यहाँ पर 2 से हमें कैलकुलेट होके आया था। नाउ 0 फैक्टोरियल 1 होता है, मैंने बोला था ये हम समझा देंगे, तो ये आज समझाएंगे और बाकी टॉपिक जो है जितना हमारा होगा उतना करेंगे, कैसे। अच्छा, सबसे पहला बात कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये हम समझाते, देखो क्यों 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये समझने के लिए, ठीक है। ये प्रूफ नहीं आएगा क्योंकि एमसीक्यू है ना, तो प्रूफ नहीं आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है। तो देखो एनपीआर नंबर ऑफ परम्यूटेशन सिलेक्टिंग आर थिंग्स, जिसे हम लोग एनपीआर लिखते हैं, ठीक है, जो क्लास 3 हम लोगों ने लिखा था। और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। अगर एनपीआर में ऐसा अगर होता है इफ एन इक्वल टू आर, ठीक है, ये कब होता है, ये तब होता है एन का वैल्यू आर, कि जितने सारे चीजें अगर हम लोग सारे चीजों को सिलेक्ट करें, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये दो चेयर में 2 पर्सन बैठेगा तो 2 चेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर एन इक्वल टू आर हो सकता है, ठीक है, कभी कभी एन इक्वल टू आर हो सकता है। इन दैट केस एन पी आर को हम लोग लिख सकते हैं एन पी एन। अगर एन इक्वल टू आर होता है तो, ठीक है, सोचो अगर एन इक्वल टू आर होता है, एन इक्वल टू आर कब होगा, जब हमें जितने सारे ऑब्जेक्ट है या पर्सन है सभी को सिलेक्ट करना है, बिकॉज एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट एंड आर इक्वल टू जितने हम लोग उसमें से सिलेक्ट करें। अगर टोटल सिलेक्ट करें तो एन आर हो जाता है, तो एन के जगह पे आर के जगह पे मैंने एन पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो एन पी एन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन पी एन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस एन फैक्टोरियल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। एन का मतलब देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे एन इक्वल टू ये क्यों लिखा, बिकॉज फॉर्मूला तो वही है ना, परम्यूटेशन का जो मेन फॉर्मूला है वो तो ये है एनपीआर का वैल्यू ये होगा। और ये फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होता है वो मैंने समझाया भी था प्रैक्टिकली यहाँ पर देखा कि हमारे लिए ड्रॉ करना या फिर लिख लिख के करना सारी चीजों को पॉसिबल नहीं है जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एन हो या एनपीआर, फॉर्मूला हम लोग का ये हो जाए। नाउ एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल और एन माइनस एन मतलब 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, और अभी अभी हम लोगों ने एक और चीज भी सीखा था लास्ट क्लास में, एन का मतलब एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एन के जगह एन फैक्टोरियल पुट कर देंगे और इधर जैसा है वैसा ही रख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, एन फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल और ये डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इक्वल टू 1 हो गया, ये और ये कैंसिल आउट, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ऐसे प्रूव हो जाएगा। वैसे प्रूव करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक रहता है ना दिमाग में कि ये याद तो कर लेंगे, लेकिन ये हुआ क्यों कैसे हुआ, तो बिल्कुल आसान सा चीज है। अगर जितने सारे नंबर ऑफ थिंग्स है उतने ही हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में एनपीआर को हम लोग एन इक्वल टू आर कर सकते हैं। तो इन दैट केस एन का वैल्यू अगर आर हो जाएगा, मतलब आर के जगह पे एन पुट कर, अब एन, अब तुम लोग सोच सकते हो कि आर के जगह पे क्यों एन पुट किया, इनके जगह पे आर पुट कर सकते थे ना, मतलब एनपीआर को मैंने लिख के दिखाया एन, ठीक है। अब तुम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि एनपीआर को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे आरपी आर, ये लिख सकते थे क्योंकि हमें एन के जगह पे आर पुट करना है, बट इस पे ना कोई फॉर्मूला नहीं बना हुआ है, जबकि एन पे फॉर्मूला बना हुआ है, एन का मतलब एन फैक्टोरियल होता है। इसे यूज करें, ठीक है, मतलब जो भी किया है।
इसे यूज करेंगे तो समझ में आएगा कि इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग n के जगह पे ही r को पुट कर देंगे। ये देखो, सॉरी, r के जगह पे n को पुट कर देंगे, तो n पे n, ये n फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला, ये देखो ये हम लोग का फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का। अब n माइनस n मतलब 0, फैक्टोरियल का साइन है, फैक्टोरियल यूज किया, और इसका मतलब होता है फॉर्मूले से ये वाला n फैक्टोरियल में जैसा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर आ गया। प्रूफ का कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम लोग के दिमाग में एक बात रहे कि हाँ ऐसे करके जो है 0 आ सकता है, 0 फैक्टोरियल 1 आ सकता है, इसीलिए हम लोगों ने 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 जो है याद किया हुआ है। तो ये हमारा हेल्प जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं, ये कुछ प्रूफ कभी नहीं आता है। अच्छा, एक तो मैंने ये समझा दिया, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करना यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला देखो, एग्जाम्पल 1। ठीक है, इसमें दिया है 5p3 10p2, एक प्रैक्टिस हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल किया था क्या लास्ट दिन? मुझे नहीं लगता है किया था, नहीं किया था। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने के लिए हम लोग ये एग्जाम्पल्स को एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल 1 में हमें क्या दिया है, इवैल्यूएट करने के लिए बोला गया है 5p3, ये देखो ऐसे करके लिखा गया है। तो यहाँ पर 5p3 10p2, 10p2, थर्ड वाला है 11p5, 11p5। अच्छा, तो पहले वाले केस में आंसर क्या होगा, कैसे हमें करके दिखाते हैं, बाकी तुम लोग मुझे बताओ। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये कौन से वाले फॉर्मूला है, परम्यूटेशन वाला। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस ये जो क्वेश्चन गिवन है, ये जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें ये एन है और ये आर है। ठीक है, इस हिसाब से तुम लोग को लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर देखो, n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल और ये हो गया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, देखो दो तरीका है, या तो कैलकुलेटर लो, 5 4 3 2 1 कर दो, और फिर जो है डिवाइडेड बाय 2 into 1 कर दो, ये कर सकते हो। या फिर हम ऐसा करना प्रेफर करते हैं, तुम लोग भी ऐसे ही करोगे, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल तक ही लिखो जो हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था, नीचे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन करो जल्दी होगा। ठीक है, 4 3 12, 12 5 12 into 5 60। ठीक है, अच्छा, सेकंड जो दो क्वेश्चन है, ये तुम लोग मुझे करके बताओ कि क्या आंसर होगा। ठीक है, हम कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मत देखो कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोग मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा, हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताओ कि आंसर क्या होगा। जैसे मैंने किया वैसे ही देख देख के करो, कैलकुलेटर ले लो और बताओ कि आंसर क्या होगा। 10p2 का पहले बताओ। हम 10p2 का होगा 90। 10p2 का 90, अच्छा, आंसर 90। ठीक है, चलो ऐसे लिखना चाहिए, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, ये हो गया 8 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ गया 8 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट कर दो 90। सही बात, 90 होगा आंसर। और ये वाला देखो 11p5, बताओ, आसान है, ये प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं। हम 55 440। 5 4 40, ठीक है, चलो चेक करते हैं। 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 5 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial. पर कैलकुलेट कर, चलो चेक करते हैं कैलकुलेटर पे। 11 into 10 into 9 into 8 into 7, 55,440, सही आया आंसर, 55,440। ठीक है, यही वाला आंसर है।
चलो चेक कर लेते हैं हम लोग 55, 440, 60 और 90। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कैसे कैलकुलेट होगा। अगर इसमें डाउट रह जाता है फिर पूरा चैप्टर ही डाउट वाला हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आई होप कि समझ में आया। और अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो कि कैसे कैलकुलेट हुआ, कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज बता देते हैं अगर कुछ भी डाउट है तो, क्योंकि इसके बाद से सारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मतलब जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, ये सब तो नॉर्मल कैलकुलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सब मेन क्वेश्चन है। जैसे बोल रहा है हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स। ठीक है, बात को अच्छे से सुनो। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्क्वायर और हेक्सागन। ठीक है, तो हम पहले दो वर्ड जो गिवन है वो लिखते हैं। पहला दिया हुआ है क्वेश्चन में स्क्वायर, और दूसरा दिया हुआ है हेक्सागन। अब क्वेश्चन क्या बोला है, बोल रहा है कि कितने सारे, हाउ मेनी मतलब कितने सारे 3 लेटर वर्ड बना सकते हैं। 3 लेटर वर्ड बना सकते हैं। लेटर हमें क्या क्या मिलेगा, लेटर का कौन सा लेना है, यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स। ये दोनों वर्ड से हमें लेटर लेना है। दो अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्क्वायर जो वर्ड है इसमें से हमें 3 लेटर लेना है, 3 लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही बात हो रहा है 3 लेटर का वर्ड लेना है और उसे बनाना है, तो बात आ जा रहा है, देखो सिलेक्ट एंड अरेंज। पहले हमें स्क्वायर जो वर्ड है, स्क्वायर खुद में एक वर्ड है जिसमें कुछ लेटर है। ठीक है, मुझे लगता है 6 लेटर है, काउंट कर लेंगे हम लोग। मुझे जितना लग रहा है 6 लेटर्स है। तो 6 लेटर में से 3 लेटर को सिलेक्ट करना है, उसे अरेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वही एनपीआर, क्योंकि सिलेक्ट एंड अरेंज ये परमुटेशन होता है। तो यहाँ पर हमें अगर सिलेक्ट एंड अरेंज करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला तो यूज कर लेंगे। यहाँ पर बताओ एन कितना है और आर कितना होगा। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट, और आर मतलब उसमें से जितना सिलेक्ट करना है। मैं एक बार फिर से दिखा देते हैं जो मैंने लास्ट दिन लिखा था। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स एट ए टाइम। बताओ एन कितना होगा, आर कितना होगा। ठीक है, मुझे बताओ इस क्वेश्चन में एन कितना होगा। हाँ, 6 होगा 3 अरे वो बोलो, बात थोड़ा सा कट एन 6 হবে আর আর 3 হবে। एन 6 होगा आर 3 होगा। अब आवाज आएगा, ठीक हुआ है। एन 6 होगा आर 3 होगा, क्योंकि हमें एस क्यू ए आर ई में से कोई भी 3 लेटर को लेना है। ठीक है, तो 6 में से कोई भी 3 लेटर को लेना है, इसका मतलब ये बन जाएगा 6p3। ठीक है, अच्छा अब इसका फॉर्मूला जैसे होगा उसको यूज करेंगे। तो 6 माइनस 3 जैसा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो ये बन गया 3 फैक्टोरियल। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो तो 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल 120। ठीक है, 120 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या होगा, इसमें n कितना है और r कितना। n मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ये पूरे वर्ड से हमें बनाना है। n कितना है यहाँ पर 1 2 3 7। 7 আর 3 हाँ, r3। अब इसको कैलकुलेट करो, 7p3। 7p3 का सोल्यूशन करो, 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और ये हो गया 4 फैक्टोरियल। सारी कैलकुलेट करते हैं, 7 6 5 4 210 200। ठीक है, अच्छा 10 और ये देखो फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको ऐसे करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे मान लो ये जो है, हम एक जस्ट समझा देते हैं क्यों फॉर्मूला इतना जरूरी है। ये 6 में से 3 लेटर लेना है। मान लो क्यू ले लिए हो, आर लिए हो और ई लिए हो। अब इससे कितने सारे वर्ड बनेंगे, क्यू आर ई। ठीक है, क्यू ई आर, ठीक है, फिर आर ई क्यू, फिर आर क्यू ई, इसमें से ही 6 बन जाएंगे। जैसे कि मैंने क्यू को स्टार्टिंग में रखा, आर, अब ई को स्टार्टिंग में रखो, ई क्यू आर, ई आर क्यू। ठीक है, ई आर क्यू, ऐसे करके 6 बन जाएंगे।
इसके ये देखो 120 होगा। अब 120 लिख पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले ये 3 लेटर से तो इतना सारा बना, और भी कुछ सिलेक्शन हो सकता है, और भी कुछ अलग अलग 3 लेटर हो सकता है, तो इसीलिए हमें फॉर्मूला यूज करना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल 2 समझ में आ गया है। ठीक है, अब मुझे भी तसल्ली है कि तुम लोग समझ रहे हो। चलो अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 3 में चलते हैं। इसमें क्या बोला है देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन ए लाइन फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। ठीक है, तो फोटो तो आजकल सबको काफी ज्यादा लेते हैं, तो बोल रहे हैं कि ग्रुप में जो है कि 5 लोगों को खड़े होके फोटो लेना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कैसे ले सकते हैं। जैसे मान लो तुम लोग अगर 3 फ्रेंड, ठीक है, जैसे 3 फ्रेंड है ए बी सी, तो वो ये कितने तरह से जो है खड़े होकर फोटो ले सकते हैं। तो कभी मिडिल में बी आ गया, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है ए सी बी, ऐसा हो सकता है बी सी ए, बी ए सी, ऐसे अलग अलग हो सकता है ना। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन हमें दिया है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा एन और आर को ही ढूंढेंगे, क्योंकि देखो लिख लिख के करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 लोगों को ऐसे लिख के ए बी सी डी ई फिर इसका अरेंजमेंट करना कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ओरली नहीं कर पाएंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करके ही करेंगे। तो यहाँ पर कितने लोगों में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, तो एन और आर ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये परमुटेशन होगा कि नहीं, पहले ये समझ लो। अभी तो हम परमुटेशन का ही चैप्टर लिए है, तो तुम लोग सोचो कि परमुटेशन ही होगा सारा क्वेश्चन, सही सोच रहे हो। लेकिन एग्जाम में तो बोलेगा नहीं ये परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन है, तुम लोग को ऐसे सोचना पड़ेगा। क्या यहाँ सिलेक्ट और अरेंज का बात आएगा? बिल्कुल आएगा। पहले तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, जितने लोगों को फोटो लेना है सभी को। जैसे मान लो तीनों को फोटो लेना है, तो 3 को सिलेक्ट करेंगे, 3 में से 2 को फोटो लेना है, तो 2 को सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट होता है। क्या अरेंज करना पड़ेगा? हाँ, क्वेश्चन पूछा है ना कितने तरीके से ये लोग खड़े हो सकते हैं, तो ये जो यहाँ पर जो डिफरेंट वेज दिखा रहे थे, तो अरेंजमेंट, तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों मिलेगा तो परमुटेशन होगा, तो परमुटेशन यूज करना है। इस तरह से दिमाग में बैठा लो कि कहाँ हम लोग वर्ड समझ के, क्वेश्चन समझ के कैसे पता करें कि हमें परमुटेशन करना है कि कॉम्बिनेशन करना है। ये कंफ्यूजन हो जाता है लास्ट में जाके, इसीलिए हम पॉइंट समझा देते हैं कि ये परमुटेशन ही है, क्योंकि सिलेक्ट एंड अरेंज दोनों चीज होता है। ठीक है, अब मुझे बोलो यहाँ पर सिलेक्ट एंड अरेंज दोनों चीज तो हो रहा है, क्योंकि मुझे फ्रेंड लोगों में से सिलेक्ट करना है जिनको फोटो लेना है। अब बोलो कितने लोगों को फोटो लेना है, कितने लोगों से सिलेक्ट करना पड़ेगा। एन और आर का वैल्यू क्या होगा? दोनों ही 5 होगा। दोनों ही 5 होगा। 5 में से 5 फ्रेंड को ही सिलेक्ट करना है। ये देखो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5%, तो 5 लोगों को फोटो लेना है, तो 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे और 5 का अरेंजमेंट होगा। तो 5P5, और इसको मुझे जल्दी बता सकते हो कितना होगा? एक लाइन में आंसर बता सकते हो 5P5 कितना होगा? 120। हाँ 120 5। तो हो। 5 फैक्टोरियल है ना, इसको याद रखो, इसको करते करते ना याद कर लो। जैसे एनपीएन एन फैक्टोरियल होता है ना, इस चीज का एप्लीकेशन करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे देखो ये 2 चीज है ना, इसका हमें एप्लीकेशन करते रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग भूल जाते हैं। 0 फैक्टोरियल याद रहेगा, इसको क्या करोगे, इस फॉर्मूले में डाल के करोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। लेकिन ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये वैल्यू ये होता है, ताकि हम लोगों का हेल्प भी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और काफी जगह पे डायरेक्टली ये वैल्यू लग भी जाता है, यूज भी होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे 5 फैक्टोरियल लिखो तो भी करेक्ट है, इसका आंसर 120 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 से लेके 1 तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। या फिर तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे माइनस किया फिर ऐसे किया, जो फॉर्मूला है उसमें। लेकिन ये करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर सकते हो। एक तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, 1-2 मिनट तो ज्यादा लग ही जाएगा। ऊपर से हमारा ये आदत नहीं होगा, तो जब भी एन पे एन होगा तो कोशिश करो एन फैक्टोरियल याद रखने का। ठीक है, कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 4। देखो इसमें क्या बोला है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्राइज आर टू बी अवॉर्डेड। तो अवार्ड जो है 3 प्लेसेस के लिए मिल रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एट एन इंजीनियरिंग फेयर, मतलब मेला लगा है, इंजीनियर लोगों का मेला। ठीक है, जैसे अलग अलग मेला होता है ना, वैसे इंजीनियरिंग फेयर इन विच 13 एग्जिबिट्स हैव बीन एंटर्ड, मतलब 13 जो एग्जिबिट्स, मतलब जो अपना अपना जो है, मतलब जो भी हुनर है जो दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब वो इंजीनियरिंग जो भी उन्होंने किया होगा। तो 13 exhibits have been entered. In how many different ways can the prize be awarded?
तो 13 लोगों को ये प्राइस हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में ये बोला है कि कहीं फेयर लगा है, ठीक है, मेला लगा, इंजीनियरिंग मेला, वहां पर 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। एग्जिबिट्स का मतलब है जो मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस मेला में, ठीक है। तो एग्जिबिट्स जो है वो 13 है, ठीक है। अब ये इनमें से एक जन को फर्स्ट किया जाएगा, एक जन को सेकंड बनाया जाएगा, एक जन को थर्ड बनाया जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज आर टू बी अवॉर्डेड एट एन इंजीनियरिंग फेयर इन विच 13 exhibits have been entered। अब क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने अलग अलग तरीके से हम लोग जो है प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब एजम्पशन ये कि 13 लोगों में से, जैसे मान लो 13 लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 3 6 9। अब जैसे मान लो हम लोग ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं ना कि फर्स्ट ए होगा, सेकंड के होगा, थर्ड ए होगा, या फिर कुछ और, या फिर कुछ और ऐसे करके। तो पहला बात है कि हमें सिलेक्ट कर करके देखना पड़ेगा कि कितना ऐसा मतलब हमारा जो है ये ऐसे जो कॉम्बिनेशंस कितने सारे बन सकते हैं, है ना। कि हमें सिलेक्ट करते जाना है कि हाँ हम लोग ऐसा एजम्पशन लगाएंगे कि ये 3 हो गए, या फिर ये 3 हो गए, या फिर ये 3 हो गए। तो इसका मतलब हमें सिलेक्ट करना है 13 लोगों में से, और जो है 3 प्लेसेस के लिए सिलेक्ट करना है, ठीक है, 3 प्लेसेस के लिए सिलेक्ट करना है। अब मुझे बोलो यहाँ पर परम्यूटेशन लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ 13P3 होगा ना। हाँ 13P3 होगा, क्योंकि देखो हम लोग एन कितना हो रहा है 13, टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं 13 है इनमें से, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड ही बनाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा नहीं बनाना है, हमें सिर्फ जो है 3 प्लेसेस के लिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। हम लोग एट ए टाइम जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 ही लोगों को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन पूछा ऐसे कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो क्लास में 3 बच्चे हैं, ठीक है, ए बी सी 3 बच्चे हैं। अब इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे हो, ए फर्स्ट हो सकता है, बी सेकंड हो गया, सी थर्ड हो गया, या फिर ए फर्स्ट है सी सेकंड आया बी थर्ड हो गया, या फिर बी फर्स्ट है ए सेकंड आ गया सी थर्ड हो गया। अब ये 3 के लिए तो हम लिख लेंगे, लेकिन क्या 13 के लिए लिखना पॉसिबल है, नहीं है। तो इसको भी अगर हम लोग चाहे तो ऐसे करेंगे 3P3, क्योंकि इसमें 3 बच्चे 3 ही प्लेसेस है, लेकिन यहाँ पर 13 लोगों में से 3 ही लोगों को हम लोग जो है प्लेसेस अलॉट कर पा रहे हैं, तो इसीलिए 13P3, क्योंकि 13 भी n और r भी r3, ठीक है। तो यहाँ पर 13 फैक्टोरियल फॉर्मूला जो अप्लाई होगा 13 12 11 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, कितना आ रहा है देखो 13 12 और 11 1716 1716 1716 डेज, ठीक है। हमारा तो एमसीक्यू रहेगा, लिखने लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट टिक करोगे तो हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 5। इसमें क्या बोला है देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट बी एसोसिएटेड विथ 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। इसका मतलब समझो क्या बोल रहा है कि कितने तरीके से 3 स्टूडेंट जो है 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एसोसिएट होने का मतलब जो है जुड़ना, ठीक है। मतलब जैसे तुम लोगों का भी जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा इंटर के बाद, तब तुम लोगों को भी कोई फॉर्म में ट्रेनिंग के लिए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। तो कितने स्टूडेंट है 3 स्टूडेंट है, इनको एसोसिएट होना है 4 चार्टर्ड अकाउंट। एक्चुअली जो है चार्टर्ड फॉर्म जो है नॉर्मली मतलब ऐसे सोचो कि जब तुम लोग अपना इंटर कंप्लीट कर लोगे तो तुम लोग ढूंढोगे कि फर्म कहाँ पर है, ठीक है। फर्म भी ढूंढता है, उनको भी आर्टिकल जरूरत होता है। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि तुम लोग ढूंढना स्टार्ट किए, वैसे ये 3 स्टूडेंट जो है वो ढूंढ रहे हैं, फर्म ढूंढ रहे हैं, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनके साथ ही एसोसिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट 3 है तो 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही स्टूडेंट मिलेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट खाली रह जाएगा। बात समझो, अगर सीए फॉर्म 4 है मतलब 4 सीए, ठीक है, 4 सीए, CA1 CA2 CA3 CA4, ठीक है। और स्टूडेंट कितना है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3। अब बात ये है कि जब ये लोग फर्म में एसोसिएट होने को जाएंगे तब
प्रॉब्लम ये है कि एक सीए जो है वो अलग रह जाएंगे, मतलब एक सीए के पास कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा, ठीक है। एक सीए के पास कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा क्योंकि 3 स्टूडेंट तो 3 जगह पे ही जा सकता है ना, 4 जगह पे तो नहीं जा सकता है। मतलब कोई एक फॉर्म ऐसा होगा जहां पर कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा, मतलब इन तीनों में से कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आगे देखो क्या बोल रहा है। Assuming that each chartered accountant can take at most one student। अच्छा, अब ये भी बोल दिया है एक सीए एक ही, एक सेकंड रुको, सामने कुछ बनाना है, एक सेकंड रुको। अच्छा देखो, तो यहाँ पर बोला है कि दैट ईच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन टेक एट मोस्ट वन स्टूडेंट, ठीक है। एक ही स्टूडेंट को वो ले सकते हैं, मतलब एक सीए फॉर्म में एक ही स्टूडेंट जा सकता है, एक से ज्यादा नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने तरीके से 3 स्टूडेंट 4 जो फॉर्म में जो है एसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो हमें एन और आर ढूंढना पड़ेगा। पहला बात है कि ये परमुटेशन है, कैसे समझेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या है कि 3 स्टूडेंट को 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कहीं ना कहीं खुद को उनके साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब उन्हें 4 सीए में से कोई भी एक सीए को, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक स्टूडेंट एक सीए को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन तो होगा ही, जैसे इनके पास ऑप्शन है कि CA1 CA2 CA3 CA4, ठीक है। तो ये 4 सीए है, ठीक है। ये 4 सीए है और ये 4 में से जो है किसी भी एक एक ये, तो इसका मतलब इनके पास सिलेक्ट करने का ऑप्शन है कि 4 में से किसको सिलेक्ट करें। जैसे स्टूडेंट 1 के पास ऑप्शन है कि ये 4 में से किसको सिलेक्ट करें, स्टूडेंट 2 के पास ऑप्शन है कि 3 में से किसको सिलेक्ट करें। क्यों, सोचो अगर पहला स्टूडेंट 4 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया है तो दूसरे के पास 3 ही ऑप्शन रहेगा और थर्ड स्टूडेंट के पास 2 ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बात ये है, प्रैक्टिकली बात ये है, और प्रैक्टिकली अगर देखो तो ये क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। जब देखो स्टूडेंट 1 जा रहा है, ठीक है, कोई एक जन पहले अप्रोच कर रहा है, तो जब स्टूडेंट 1 सोच रहा है कि हम इनके पास जाए, इनके पास जाए, इनके पास जाए या फिर इनके पास जाए, तो इनके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। अब ये 4 में से कोई एक तो अवेल कर ही लेगा, ठीक है। स्टूडेंट 1 मान लो इनके पास चला गया, ठीक है। स्टूडेंट 1 अगर इनके साथ एसोसिएट हो गया, इनके साथ जुड़ गया, तो स्टूडेंट 2 के पास कितने ऑप्शन रहेंगे, स्टूडेंट 2 के पास ऑप्शन रहेंगे 3, ठीक है। दिख रहा है, देखो 3 ऑप्शंस रहेंगे। ये तो हट गया है ना, क्योंकि इनके साथ स्टूडेंट 1 चले गए। क्वेश्चन बता रहा है कि एक सीए एक स्टूडेंट को ही ले सकता है, तो इनके पास 3 ऑप्शन है। अच्छा, इनके पास 3 ऑप्शन है और ये सपोज करो कि ये जो है ये इनके साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट 3 के पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, स्टूडेंट 3 के पास जो है 2 ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब वो इनके साथ जुड़े या इनके साथ जुड़े, ठीक है। तो इसका मतलब, और सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसा मैंने लास्ट दिन सिखाया था। तो इसके हिसाब से अगर मतलब प्रैक्टिकली क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 24 वेज, ठीक है। 24 वेज, ये हम लोग प्रैक्टिकली आंसर निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, ठीक है। कंसेप्ट के साथ ये देखो 24, बाकी फॉर्मूला भी यूज करने आना चाहिए, तो हम इसको फॉर्मूला में भी करके दिखाते हैं। तो फॉर्मूले में तो हमारा एक एन चाहिए होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है एनपीआर का, तो हमें एन चाहिए और आर चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में एन कितना होगा और आर कितना होगा। हम N4 होगा, R3 होगा। हाँ, N4 होगा, R3 होगा। एक्चुअली क्या करना है, स्टूडेंट लोग, मतलब ये ना बहुत से लोगों से गलत हो जाता है, इसलिए मैंने पहले ये बता दिया। एक्चुअली बहुत से लोग ये बता देते हैं कि ये N3 होगा और R4 होगा, नहीं ऐसा नहीं है। NR होगा, R जो है वो N4 होगा और R जो है वो 3 होगा। और हमेशा ये याद रखो, n ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा। ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था, पॉजिटिव इंटीजर भी होगा। देखो मैंने लास्ट दिन बोला था, एक बार याद दिला देते। देखो यहाँ पर मैंने लिखा था, एन जो है वो हमेशा कहाँ लिखा है मैंने, हाँ तो क्या करें। अच्छा, ये शायद दिख रहा है, एन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा। वो कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, दिखा देते हैं, समझा देते हैं। गुड इवनिंग मैम।
एन अच्छा ये तो रहा शायद एन जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये मैंने लिखा नहीं है, एन यहाँ पर लिख लो तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा। क्यों ऐसा होगा? नॉर्मल बात है, क्यों ऐसा होगा देखो, अगर जैसे देखो ये फोटो वाला जो सिचुएशन था, 5 लोगों को फोटो लेना है तो हम लोग मैक्सिमम 5 में से 5 लोगों को ले सकते हैं, 5 ही लोगों को अगर फोटो लेना है, 5 से कम लोग फोटो ले सकते हैं, 5 से ज्यादा लोग नहीं ले सकते। इसका मतलब एन जो है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स या पर्सन्स, तो आर का वैल्यू क्या कभी एन से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आर का मतलब क्या है, एन जितने सारे अवेलेबल है उसमें से सिलेक्ट करना। अब मैक्स टू मैक्स हम लोग जितने एन है उतने सिलेक्ट कर सकते हैं या उससे कम कर सकते हैं, इसीलिए एन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, एन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है, या तो एन का वैल्यू आर के बराबर होगा या आर से ज्यादा होगा। ठीक है, एन का वैल्यू हमेशा इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा। और इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में जो है 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट में से किसी 3 को सिलेक्ट करना है, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट में से किसी 3 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक तो ऐसा ही रहने वाला है, एक तो ऐसे ही रहने वाले। जैसे मेरी इस एग्जांपल में अगर जो S3 है वो इनके साथ जुड़ जाते हैं तो CA2 जो है वो अलग रह गए, मतलब इनके पास कोई स्टूडेंट नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे करके हमें करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4P3 और ये जो 4 और 3 है ये क्या है, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट में से 3 को सिलेक्ट करना है। ये 3 स्टूडेंट नहीं है, ये स्टूडेंट लोग सोच रहे हैं कि 4 CA में से मुझे 3 CA को सिलेक्ट करना है। अगर मुझे 3 स्टूडेंट को एसोसिएट करवाना है, मतलब अगर किसी को अपना परमुटेशन का आंसर देना है तो उसे ऐसा सोचना पड़ेगा कि 4 CA में से 3 CA को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखो ये आंसर और ये आंसर सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर होगा। 4 3 2 और 1 और नीचे देखो 1 फैक्टोरियल 1 1 कैंसिल आउट 4 3 2। देखो प्रैक्टिकली भी मैंने समझाया, उसमें भी हमारा आंसर 4 3 2 आया, यानी कि 20। ठीक है, दोनों तरह से समझा दिया, पॉसिबल था इसीलिए, तो यहाँ पे 24 वेज। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो एग्जांपल 6। तो यहाँ पर क्या बोला है, इफ 6 टाइम्स द नंबर permutations of n things taken 3 at a time। क्या बोल रहा है, if 6 times the number permutation of n things। ठीक है, अगर हम लोग परम्यूटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं n things taken 3 at a time, n में से 3 चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना है n, उसमें से 3 टेकन एट ए टाइम, यानी कि np3, इसका अगर परम्यूटेशन निकालेंगे एट ए टाइम इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो है ये इक्वल है, इज इक्वल टू 7 टाइम्स। अच्छा, यहाँ पर एक 6 टाइम्स बोला था, तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 6 टाइम्स और ये 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन। 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n minus 1 things taken 3 at a time। परम्यूटेशन निकालना है n minus 1 things, टोटल थिंग्स परम्यूटेशंस टेकन 3 at a time, टेकन 3 at a time, फाइंड n। हमें बोला है n कैलकुलेट करो। फिर से एक बार पढ़ के बता देते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है कि 6 टाइम्स, 6 टाइम्स मतलब 6 गुना। ठीक है, 6 टाइम्स द नंबर, मतलब नंबर, जैसे कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन मतलब वेज ऑफ परम्यूटेशन, जैसे यहाँ पर क्या आंसर आया 24 वेज, यानी 24 नंबर्स है ना। तो यही चीज हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, तो np3 इज इक्वल टू बोला है तो मैंने इक्वल टू दे दिया 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, फाइंड n। ठीक है, यही चीज मैंने वहां पर भी लिखा है, तो जैसा बोला है वैसा हम लोगों ने लाइन बाय लाइन लिखा, तो ये इक्वेशन आया। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके दिखाना है कि n का वैल्यू क्या होगा। अब देखो कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा टफ लगता है तो इग्नोर कर सकते हो, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तुम लोग के पास ना एमसीक्यू में n का ऑप्शन रहेगा। जैसे देखो हम यहाँ पर बताते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा होगा कि n का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लो n का वैल्यू दिया हुआ है सपोज 21, n का वैल्यू दिया हुआ है 20, n का वैल्यू दिया हुआ है 13, n का वैल्यू दिया हुआ है 10। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करके देख सकते हैं। जैसे मान लो n का वैल्यू का 21, ये पहला ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सपोज हम लोग ऑप्शन ए लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए लेने पे 21 P3 इक्वल टू 7 into
21 माइनस 1 P3, ये दोनों साइड अगर बराबर हो जाएगा तो हमारा आंसर सही है। तो 21 फैक्टोरियल 21 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 इंटू 23 6 इंटू 21 फैक्टोरियल 21 माइनस 18 फैक्टोरियल 7 इंटू 20 फैक्टोरियल और 20 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 into 21 factorial 18 factorial equal to 7 into 20 factorial divided by 17 factorial। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर करके दिखा रहे 6 into 21 into 20 into 19 into 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 6 मल्टीप्लाई इसमें क्यों आ गया, एक ही बात है ना, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है, तो ये यहाँ पर आ ही सकता है मल्टीप्लाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा 7 इंटू 20, या फिर और एक चीज कर सकते हो, ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही लेंदी दिखा दिया, देखो इससे भी शॉर्टकट दिखाते हैं, इससे भी शॉर्टकट दिखाते हैं, ये कुछ ज्यादा ही टाइम टेकिंग होगा। देखिए यहाँ पर 6 इंटू 21 है, इधर 20 है, हम इसे 21 इंटू 20 फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है, और नीचे ये 18 को लिखेंगे 18 इंटू 17 फैक्टोरियल, और भी जल्दी होगा 70 इंटू 20 फैक्टोरियल बाई 17 फैक्टोरियल। अब दोनों साइड से जो भी इक्वल है उसे हटा दो, तो 6 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 18 और यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है, दोनों साइड से 20 फैक्टोरियल और 17 फैक्टोरियल मैंने हटा दिया, तो ये भी इधर 7 है, इधर भी 7 होना चाहिए, 7 आ गया। इसका मतलब 7 इक्वल टू 7, मतलब एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में 21 पुट करने पे 7 आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर ये वाला है। तो एक्चुअली देखो मुझे आंसर पता था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही 21 रखा ताकि ज्यादा मेहनत हमें ना करना पड़े, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि मेरा पहला आंसर ही 21 हो, एमसीक्यू में हो सकता है कि एकदम लास्ट वाला 21 हो, तो फिर चेक करते हुए आना पड़ेगा। बाकी इसका ना हम सॉल्यूशन भी करके दिखा देते हैं कि कैसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज के लिए दिखा देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं इसलिए हम दिखा रहे हैं, जो ज्यादा टफ होगा उसको स्किप कर देंगे, उसको जरूरी नहीं है देखना, जैसे कि हम समझा देते हैं, देखो कैसे होगा। 6 इंटू NP3 हमारा मेन जो कैलकुलेशन हो रहा था इक्वल टू 7 इंटू N-1 P3। ठीक है, अच्छा ये NP3 का मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल, 7 इंटू n फैक्टोरियल और n माइनस, क्या रूल्स क्या है, n माइनस r, तो n के जगह n-1 है और -3 है, और यहाँ फैक्टोरियल जैसे ये n-3 हुआ, n-1 -3 हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 6 इंटू n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, n इंटू n-1। याद करो जब मैंने यहाँ पर समझाया था लास्ट क्लास में परमुटेशन कैसे बनता है, तब मैंने ये बताया था, पहला n फिर उसके बाद वाला n, ये देखो पहला n उसके बाद वाला n-1 उसके बाद n-2 ऐसे करके। ठीक है, तो ये वाला देखो यहाँ पर n और उसके बाद n-1 लिखा और आगे नहीं लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे। क्यों, इधर देखो n-1 है ताकि कैंसिल आउट हो जाए, ताकि कैंसिल आउट हो जाए, ये देखो n-1 है। अच्छा नीचे n-3 है, n-3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या है नीचे n-3 -1 और -3, तो -4 फैक्टोरियल। अच्छा अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 इंटू n लिखेंगे, ये n फैक्टोरियल दोनों साइड से मैंने हटा दिया, यहाँ है n-3 फैक्टोरियल और यहाँ है 7 बाई n-4 फैक्टोरियल। अब किसके साथ किसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, किसके साथ किसे, सॉरी इसको कैसे लिखेंगे, जैसे ये देखो n-3 है, ये n-4 है, तो किसे स्प्लिट करना चाहिए, तो देखो अगर कहीं लिखा हुआ है 1/5 फैक्टोरियल और इधर लिखा है 1/6 फैक्टोरियल, तो ऑब्वियसली इसे स्प्लिट करना चाहिए ताकि जो है हमारा कैंसिल आउट हो जाए, जैसे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तब हमें कॉमन पार्ट मिलेगा। तो हमेशा जो बिगर वैल्यू होता है, बात समझो, जो बिगर वैल्यू होता है उसे स्प्लिट करना चाहिए। तो n-3 और n-4 में बिगर वैल्यू कौन सा है बोल सकते हो, ये दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है, n कुछ भी हो, n का वैल्यू जो भी हो उसमें से 3 लेस करोगे अमाउंट ज्यादा मिलेगा या 4 लेस करोगे अमाउंट ज्यादा मिलेगा। मान लो n का वैल्यू 5 है
तो 5 माइनस 3 फैक्टोरियल बिगर वैल्यू होगा कि 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, मतलब किसी चीज से 3 हटाओगे तो ज्यादा बचेगा कि 4 हटाओगे तो ज्यादा बचेगा, बोलो कौन सा बिगर वैल्यू? n-3। n-3, तो स्प्लिट भी इसे कर, तो n-3 पहला, जैसे 5 के लिए क्या होता है, 5 फैक्टोरियल के लिए पहला 5, मतलब पहला जो n है वही रहता है। सिमिलरली n-3 के लिए n, फिर दूसरा वाला 5 माइनस 1, ठीक है, मतलब 4। तो यहाँ पर भी n-3 माइनस 1, ये करने पे क्या होगा ना, ये इसके साथ टैली हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 6 इंटू एन, जैसे है मैंने यहाँ इंटू नहीं लिखा, चलो लिख देते हैं n-3 n-4 फैक्टर, 7 डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टर। अगेन ये और ये हट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है, 7 इंटू n-3 इक्वल टू 6n, अब 7n 21 और 6n, ये इधर आ जाएगा, 7n माइनस 6n इक्वल टू 21, तो n इक्वल टू 21। बट इतना मेहनत तुम लोग को करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू है तो कोई भी जरूरत नहीं है। एक मैंने इंटरेस्ट के लिए बता दिया, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो इस तरह से होता है, ठीक है, और नहीं बताएंगे और इस तरह का कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारे जो स्टडी प्रोसेस है उसके लिए जो है इनवैलिड होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर कंप्यूट द सम, अच्छा ये जो एग्जांपल 7 है इसे अभी स्किप करेंगे, इसे हम लोग जो है बाद में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एग्जांपल 7 हम लिख के रखते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इसको एक बार स्किप करेंगे। एग्जांपल 8 चलते हैं। एग्जांपल 8 में क्या बोला है देखो, ये याद रखोगे, ठीक है, हम बता दें। np3 इक्वल टू 60, np3 इक्वल टू 60 पूछा है कि फाइंड a, n इक्वल टू कितना होगा। तो अगेन इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है, आंसर दे दिया जाएगा। जैसे n का वैल्यू क्या 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 हो सकता है, तो n का वैल्यू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसे करके कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो जैसे कि इनका वैल्यू हम लोग का क्या क्या हो सकता है, इनका वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं 6, 4, 5, और इनका वैल्यू दे दिया नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ। तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, चेक करते हैं। जैसे अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं 6p3, क्या 60 आएगा, चेक करते हैं। 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो 6, 5, 4, 3 और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट 120, नहीं फिर ये तो नहीं होगा। चलो बी ऑप्शन से चेक करते हैं, बी ऑप्शन से चेक करते हैं। 4p3, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल मतलब 24 हो जाएगा। चेक करके देख लो, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें तो 60 चाहिए, 60 जिसमें आएगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो 5p, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो 5, 4, 3, 2, 60, ठीक है, तो 60 आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो तुम लोग के पास ये फैसिलिटी रहेगा, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है सॉल्व करके देखने का, क्योंकि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन लोगे, कैलकुलेटर जो है फास्ट ऑपरेट करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 9, ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, यहाँ पर भी हमें ऑप्शन दिया हुआ रहना चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया हम दिखा देते हैं। 56p, 56p r प्लस 6 ऐसे दिया, इस टू 54p r प्लस 3 इक्वल टू 30,800 is to 1, फाइंड r, ठीक है, r फाइंड आउट करना है। तो देखो हम लोग को क्या होगा, r का बहुत सारा आंसर दे दिया जाएगा, a b c d करके, ठीक है। तो हम लोग जैसे यहाँ पर ले लेते हैं एक आंसर नन ऑफ दिस। अच्छा, और r का आंसर हम लोग क्या लेंगे, नॉर्मली r हम लोग का यहाँ पर 41 आंसर होना चाहिए, ठीक है, 40 ले लेते हैं
और 50 ले लेते हैं। ये मैंने अपने मन से लिया है, ठीक है। आंसर मैंने यहाँ से देख के ही लिखा है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग के वहां पर तो एक ना एक करेक्ट आंसर रहेगा। मैंने पहला वाला ही दिया है ताकि फालतू में ज्यादा हमें लिखना ना पड़े, ठीक है। और एग्जाम में जैसा रहेगा उतना मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर ये 41 पीछे के साइड रहेगा तो फिर हमें उतना तक चेक करते हुए जाना पड़ेगा। तो पहले ये इस टू का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो डेटा क्या है हमारा, डेटा ऐसे है 56p। अगर r का वैल्यू 41 है तो 41 प्लस 6 54p 41 प्लस 3, ठीक है। अच्छा 56p 47 54p 40। अच्छा अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 56 माइनस 47 फैक्टोरियल 54 फैक्टोरियल 54 माइनस 44 फैक्टोरियल। देखो इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है। बाकी जो है डिजिट बड़ा बड़ा है तो हो सकता है तुम लोग को लगे कि बहुत ज्यादा टफ होगा, टफ कुछ नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलेशन अपना जैसे है सीक्वेंस में करते जाओ, कुछ भी टफ नहीं। 56 माइनस 47 9 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 54 और 44 और 54 मतलब 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ पर लिखेंगे 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। अब ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था ना, a बाई बी और c बाई डी। जैसे a बाई बी डिवाइडेड बाय c बाई डी होता है तो a बाई बी फिक्स रहता है, इनटू d बाई सी हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर भी रिवर्स हो जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इजीली कैलकुलेशन हो जाए। 56 हमेशा देखो बिगर डिजिट स्प्लिट किया जाता है, तुम लोग ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे ये 56 और 54 कंपेयर कर सकते हैं ना, ये बिगर डिजिट है, 10 और 9 में 10 बिगर डिजिट है। तो 56 55 54 फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 54 फैक्टोरियल। अच्छा 10 फैक्टोरियल का यहाँ जगह नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, नीचे लिखते हैं, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर 56 55 54 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल जैसा है वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। और 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखेंगे। अच्छा 54 फैक्टोरियल जैसा है वैसा रहने देंगे। देखो कैंसिल आउट, 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है। नीचे क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 1, और ये मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई में क्या क्या डिजिट आता है, 56 आ रहा है, 55 आ रहा है और एक 10 आ रहा है, ठीक है 10। तो यहाँ पर आ रहा है 30,800। ये देखो आंसर निकल के आ गया 30,800 डिवाइडेड बाई 1। इसका मतलब ही होता है 30,800 इस टू 1। इस टू का मतलब ही होता है डिवाइड, ठीक है। इस टू का मतलब ही होता है डिवाइड। तो एक बार फिर से देख लो कैसे होगा। तुम लोग के पास 4 ऑप्शन रहेगा, मैंने ये लिया है, कुछ और भी रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो 41 रहेगा। अगर नहीं होगा तो नन ऑफ दिस आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि ये 41 से ही जो है आंसर टैली है। आर का वैल्यू अगर 41 है, हम लोग यहाँ पुट करके देखें, ठीक है। देख यहाँ पर पुट कर दिया 41 तो ये 47 आ गया। नॉर्मल परमुटेशन के फॉर्मूले में इसे ट्रांसफर कर दिया, फिर माइनस माइनस करके जो भी आया उसे डिवाइड कर दिया, फिर जो है स्प्लिट वगैरह करके फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो सिंपल मेथड है, कुछ टफ तो है नहीं, ठीक है। बस डेटा तुम लोग को संभाल के कैलकुलेशन करना है। तो एग्जाम्पल 9 में आंसर हम लोग का आर का वैल्यू 41। अच्छा एग्जाम्पल 10 में एक प्रूफ दिया है, ठीक है। तो प्रूफ नॉर्मली जो है नहीं आता है, फिर भी मुझे लगता है ये वाला हम लोग को थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम थोड़ा समझाएंगे। तो जैसे देखो यहाँ पर बोल रहा है प्रूफ द फॉलोइंग n+1 फैक्टोरियल in minus n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n फैक्टोरियल। ये हमें प्रूफ करके देना है कि n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, हम लोग पहले ये LHS लिखते हैं, n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किसी भी चीज का फैक्टोरियल, लाइक 10 फैक्टोरियल, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 10, फिर उसके बाद 9 लिखते हैं। तो इसको भी हम लोग वैसे लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों में अगेन ये दोनों में बिगर वैल्यू कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। क्यों, n का वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 1 ही हो, ये 1+1 होकर 2 फैक्टोरियल होगा, ये 1 फैक्टोरियल। अगर n का वैल्यू 2 भी होता है तो क्योंकि प्लस हो रहा है, ये 3 फैक्टोरियल होगा तो ये 2 फैक्टोरियल होगा।
तो इसीलिए हमेशा n+1 जो है n फैक्टोरियल से ज्यादा होगा तो इसको स्प्लिट करेंगे। तो पहला डेटा n+1, उसके बाद वाला डेटा n+1 -1। क्यों? क्योंकि 10 के बाद 9 आता है, तो यहाँ पर 10 अगर मेरा n है तो ये वाला मेरा n-1 है, और इस क्वेश्चन में मेरा n जो है वो n+1, बस इतना सा ही फर्क, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ही करेंगे और नहीं करेंगे। उसका भी रीजन है, क्यों नहीं? क्योंकि ये जब कैंसिल आउट होगा n फैक्टोरियल मिलेगा तो हमारा कॉमन पॉइंट आ जाएगा। तो ये देखो n+1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। n+1 जैसा था ये कैंसिल आउट होके n फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल को बाहर लिखते हैं, ये n फैक्टोरियल हो गया और ये माइनस n था। अब हम लोग इसमें से n फैक्टोरियल को कॉमन ले लें, कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होना, मतलब ये पूरा वैल्यू डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट होके n+1 बचेगा, ठीक है। और कॉमन लेने का मतलब ये डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो ये भी कैंसिल आउट होके 1 बचेगा, तो इसमें लिखेंगे -1, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब जितना मैंने बताया लास्ट दिन भी, तो ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, अब n फैक्टोरियल जैसा है वैसा रहेगा, इसमें ब्रैकेट ओपन करो, n+1 माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया n इंटू n फैक्टोरियल। यही हमें प्रूफ करने के लिए दिया था, n इंटू n फैक्टोरियल। क्या ये प्रूफ में आएगा? नहीं, ये प्रूफ में नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन कुछ एमसीक्यूज ऐसा मिलेगा हमें आगे जिसमें हमें इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे 0 फैक्टोरियल 1 करते हो, n फैक्टोरियल करते हो, देखो पहले पहले लगेगा कि इतना सारा चीज कैसे याद रखेंगे, लेकिन तुम लोग सोच के देखो, क्या अब बार बार तुम लोग को याद करना पड़ रहा है 0 फैक्टोरियल 1, वो एक हैबिट हो जाता है, ठीक है। n का मतलब n फैक्टोरियल, वो एक हैबिट हो जाता है। वैसे ही ये भी तुम लोग बहुत ही इजीली याद कर लोगे, इस पे जब एक दो क्वेश्चन हो जाएगा कि n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। ये इजीली याद हो जाएगा। इसको हम लोग एक नंबर से भी याद रख सकते हैं, जैसे मान लो इस 6 फैक्टोरियल माइनस जो है 5 फैक्टोरियल इक्वल टू यहाँ पर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो। कैसे? देखो 6 फैक्टोरियल का मतलब अगर डिजिट से ही चेक करना चाहते हो करके देख सकते हो, 120 इंटू 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 720, और 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, तो 720 माइनस 120 कितना हो गया? 600, ठीक है, 600 हो गया। और 5 इंटू 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 120, और 5 इंटू 120 का मतलब कितना होता है? 5 इंटू 120 का मतलब होता है 600, ठीक है। 5 इंटू 120 का मतलब होता है 600। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, 6 फैक्टोरियल, ये देखो 6 फैक्टोरियल मतलब 720, जिसका मतलब है 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, और 120 जिसका मतलब है 5 फैक्टोरियल। अगर हम लोग ये दोनों को माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 600 मिलता है। मतलब क्या माइनस कर दिया हम लोगों ने? 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, और 600 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 600 मतलब 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अच्छा, इस तरह से याद रख सकते हो डिजिट के साथ। मतलब बेसिकली ये देखो, इसको स्प्लिट करोगे तो 5 इंटू 5 फैक्टोरियल हुआ ना, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब कॉमन लेने से क्या होगा? 5 माइनस 1, ये देखो इसमें से अगर कॉमन ले लोगे तो क्या होगा? 5 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल कॉमन लेने से 5 माइनस 1। अच्छा, तो ये क्या हो गया? एक सेकंड, ये हम लोग का 5 इंटू 5 फैक्टर 120, 600 सही है। 6 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू सॉरी 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है ना, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब देखो 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है, तो 5 फैक्टोरियल कॉमन लो तो 6 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अगर हम लोग इस 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल में ट्रांसफर कर देते हैं तो 5 फैक्टोरियल कॉमन लेने से 6 माइनस 1 5 बचा, ठीक है। 5 बचा, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। बेसिकली n+1 मतलब यहाँ बिगर अमाउंट, उसके जस्ट एक डिजिट कम अमाउंट अगर माइनस होता है फैक्टोरियल में तो n इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा इस पे अभी और बात नहीं करें, जब क्वेश्चन आएगा खुद को खुद समझोगे कि इसका अप्रोच कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे। अभी इतना ही रहने, वैसे प्रूफ नहीं आएगा, ये हम बता देते। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 11, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए क्लब विथ 10 मेंबर्स, एक क्लब है जिसमें 10 मेंबर्स है, ठीक है, सिलेक्ट
ए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। एक्चुअली क्या होता है क्लब वगैरह में जो है पोजीशन दिया जाता है मेंबर लोगों को, जैसे 3 पोजीशन इन्होंने डिसाइड किया है, एक प्रेसिडेंट का, एक सेक्रेटरी का, एक ट्रेजरर का, ठीक है, 3 पोजीशन डिसाइड किया है, मेंबर 10 है। तो कितने तरीके से लोग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर बना सकते हैं? इफ नो मेंबर कैन होल्ड 2 ऑफिसेस, मतलब एक ही पर्सन प्रेसिडेंट भी है, उसके साथ साथ ट्रेजरर भी है, या फिर ट्रेजरर है सेक्रेटरी है, या फिर सेक्रेटरी है प्रेसिडेंट है, ये नहीं हो सकता है। नो मेंबर कैन होल्ड 2 ऑफिसेस, मतलब एक पर्सन का 2 डेजिग्नेशन नहीं होगा। एंड ईच मेंबर इज एलिजिबल फॉर एनी ऑफिस, ठीक है। और कोई भी ऑफिस में बैठ सकता है, मतलब किसी को भी कोई भी डेजिग्नेशन मिल सकता है, इसके लिए कोई रूल्स नहीं पता है, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है कि ये इंसिडेंट कितने तरीके से हो सकता है, तो पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि 10 में से पहले हमें 3 लोग सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उन्हें पोजीशन देना पड़ेगा, फिर उन 3 लोगों का अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन की तरह ही हो गया, जैसे 13 लोग थे जिन्हें प्राइज दिए, एग्जिबिट्स इसके जगह हो गए 10 मेंबर है क्लब के। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाना था, वहां पर क्या करना है, कुछ पोजीशंस देना है, जिस पोजीशंस का नाम डेजिग्नेशन है प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सेक्रेटरी। और यहाँ पर ये बता रहा है कि एक पर्सन जो है कोई भी एक डेजिग्नेशन ले सकता है। तो इसका मतलब सिलेक्ट एंड अरेंज, तो एन और आर परम्यूटेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर एन कितना हो जाएगा 10, ठीक है, और आर कितना हो जाएगा 3। 3 लोगों को ही एट ए टाइम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 3 ही पोजीशन है, तो 10p3, तो 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, तो 10 9 8 7 90 into 10 720 720 आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल वही वाले क्वेश्चन की तरह था, अलग नहीं था। फिर एग्जाम्पल 12 देखो, इसमें क्या बोलता है। यहाँ पर बोला है कि when John arrives in New York, ठीक है, जॉन जो है वो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, he has 8 shop to see, उनको 8 दुकान जो है घूम के देखना है, but he has time only to visit 6 of them, but वो 8 में से सिर्फ 6 शॉप ही विजिट कर सकते हैं, उनके पास टाइम नहीं है उतना। in how many different ways can he arrange his schedule in New York, ठीक है। न्यूयॉर्क में वो अपना शेड्यूल कैसे बनाएंगे, मतलब 8 पहले 8 शॉप विजिट करने का सोचा था, ठीक है, फिर देखा कि टाइम कम है, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग मैक्स टू मैक्स 6 जो है शॉप वही विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब उनका शेड्यूल क्या होगा उस 6 शॉप को विजिट करने का। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, कहीं टूर पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ना कि इस जगह पे जाके क्या क्या देखने का चीज है, तो हम लोग बोलते हैं ना पॉइंट, व्यू पॉइंट क्या क्या है, तो इतने मान लो 10 व्यू पॉइंट है, लेकिन हमें देखा कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 8 व्यू पॉइंट ही देख सकते हैं। फिर हम लोग शेड्यूल बनाते, पहले ये देख लेंगे, फिर वहां से वो नजदीक है वहां चले जाएंगे, उसके आफ्टर दैट ये कर लेंगे। वो तो कैसा कौन सा प्लेस है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग अपना शेड्यूल बनाते हैं, फिर वापस लौट के आएंगे, या फिर कुछ लौटते टाइम देख लेंगे, पहले ये देख लेंगे, ऐसा इसको बोले जाते हैं शेड्यूल, ठीक है, मतलब अपने घूमने का शेड्यूल को फिक्स करना। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि पहले तो जॉन ने सोचा था कि 8 शॉप विजिट करना है, आफ्टर दैट टाइम शॉर्ट होने की वजह से उन्होंने सोचा कि 6 शॉप जो है वो विजिट कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अब उनका शेड्यूल जो है वो कैसे होगा, पहला बात है उन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि 8 में से कौन से 6 जगह पे वो जाएंगे और बाकी 2 जगह पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना है 8, 8 में से उन्हें 6 शॉप सिलेक्ट करना है, कोई भी 6 शॉप सिलेक्ट करना है जो उनके लिए सूटेबल होगा। अब ये वो कितने तरीके से कर सकते हैं, 8p6, तो सिलेक्ट भी करना है अरेंज भी करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि मान लो उनको शॉप 1, शॉप 2 और शॉप 5 विजिट करना है, सपोज 8 शॉप था, शॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। अब पहले कौन सा विजिट करें, मतलब पहले तो सिलेक्ट कर लिया कि हम ये 3 शॉप विजिट करेंगे, सपोज, ठीक है, मैंने 3 लिया है, वो वैसे वो 6 शॉप विजिट करने वाले, सपोज वो अगर 6 शॉप विजिट करते हैं, 6 ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हो गया 9, ठीक है।
वो मान लो ये सारे शॉप को विजिट करेंगे, लेकिन उसका एक शेड्यूल भी तो होगा, मतलब पहले शॉप 1, फिर शॉप 2, फिर शॉप 5, फिर शॉप 6, ऐसे करके, या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो वही मैंने यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया है कि इनका अरेंजमेंट फिर क्या होगा, किसके बाद कौन सा शॉप को वो विजिट करेंगे, इसीलिए परमुटेशन। तो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 6 फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 3 2, ये कैंसिल हो, 8 7 8 7 6 5 4 3 20,160। चलो चेक करते हैं सही हुआ है कि नहीं। 20,160 में, ठीक है। अब इतना सारा थोड़ी ना ड्रॉ करना कभी भी पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं, तभी तो फॉर्मूला चाहिए ना। अब एग्जाम्पल 30, इसमें क्या बोला है, यहाँ पर देखो, बोल रहा है व्हेन डॉक्टर राम अराइव्स इन हिज डिस्पेंसरी, जब डॉक्टर राम अपने डिस्पेंसरी पे आए, ही फाइंड्स 12 पेशेंट वेटिंग टू सी हिम, 12 पेशेंट जो है वेट कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए। इफ ही कैन सी ओनली 1 पेशेंट एट ए टाइम, वो एक बार में एक ही पेशेंट देख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 3-4 पेशेंट को एक साथ देखना स्टार्ट करें। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ही कैन शेड्यूल हिज पेशेंट इफ दे ऑल वांट देयर टर्न, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इफ दे ऑल वांट देयर टर्न का मतलब सभी को उनको दिखाना है, मतलब कोई भी जाएगा नहीं, सभी बैठे हैं, 12 में से 12 लोगों को ही 12 में से 12 लोगों को ही उनको दिखाना है, मतलब उनको 12 पेशेंट को चेक करना है एक एक करके, ठीक है। अब वो अपना शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब शेड्यूल करने का मतलब है कि किसके बाद किसको देखेंगे ये सोचना। अब देखो इसका क्या हो सकता है, अलग अलग प्रायोरिटी हो सकता है, जैसे मान लो कोई पेशेंट इमरजेंसी बेसिस पे भी वो देख सकते हैं कि जिनको ज्यादा इमरजेंसी है, ज्यादा तबीयत खराब, उनको पहले देख लिया, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, मतलब जो पहले आए वो पहले देखेगा, जो बाद में आए उसको बाद में देख देंगे, ठीक है। अब अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं, जो कि मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि डॉक्टर कैसे देखते हैं। नॉर्मली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे देखते हैं कि पहला जो आया उनको देख लिया, फिर दूसरे जो आए उनको देख लिया, तीसरे जो आए उनको देख लिया, या फिर ऐसा हो सकता है इमरजेंसी बेसिस पे देख रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर उनको क्या करना पड़ेगा, कोई एक बेसिस पे 12 पेशेंट का शेड्यूलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो सोचेंगे कि पहले इनको बुलाएंगे, आफ्टर दैट इनको, उसके बाद इनको। तो इस केस में हमारा परम्यूटेशन होगा, क्योंकि सिलेक्ट और अरेंज दोनों होगा। तो यहाँ पर n कितना होगा और r कितना होगा, अगर 12 में से 12 लोगों को ही वो देखेंगे तो n और r कितना होगा, ये बता। दोनों ही 12 होगा। दोनों ही 12 होगा, तो 12p12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो। 12p12 को क्या लिखेंगे डायरेक्टली, 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल, ठीक है। और 12 फैक्टोरियल का मतलब मल्टीप्लाई करो, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 47 90 01 600, चेक कर दीजिए। 479 हाँ ठीक है, 001 600, ठीक है, ये ऐसे। अच्छा फिर नेक्स्ट इसमें ये पॉइंट ए हुआ, अब इसमें पॉइंट बी भी इंक्लूडेड है। ये ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, इफ 3 लिव इन डिस्गस्ट, 3 लोग परेशान होकर चले गए, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वेट कर करके पागल हो रहा है। 3 लिव इन डिस्गस्ट बिफोर डॉक्टर राम गेट्स अराउंड टू सी देम, मतलब डॉक्टर राम उनको देखने के पहले ही 3 पेशेंट चले गए, ठीक है। तो अब इनका शेड्यूलिंग क्या होगा बोलो, 12 पेशेंट में से 3 पेशेंट चला गया, तो वही शेड्यूलिंग का मतलब परमुटेशन तो आ ही रहा है, लेकिन n कितना होगा, r कितना होगा, ये बताओ। N 12 होगा, R 3 होगा, r 3 होगा, 3 पेशेंट चले गए, 9, 12 माइनस 3 यानी कि 9 होगा। अच्छा देखो n जो 12 होगा, ये ऐसा दिमाग में तुम लोग का आ सकता है n 12 बोले हो, सही बोले हो, लेकिन क्यों 12 होगा वो भी सुनो। जबकि हमारे पास 9 पेशेंट है, 9 पेशेंट में से तो 9 पेशेंट का शेड्यूलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो चले गए, हमें पता है 3 चले गए, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पेशेंट भी तो कम हुआ। बात समझो,
अगर मेरे 12 पेशेंट थे उसमें से 3 पेशेंट चले गए जिसे और डॉक्टर राम को नहीं देखना पड़ेगा, तो इसका मतलब कंफर्म अभी मेरे पास 9 ही पेशेंट है, 12 पेशेंट तो है नहीं, फिर भी मेरा n इक्वल टू 12 सही मैंने क्यों होगा, क्यों n इक्वल टू 12 होगा? उसका रीजन ये है कि हमें नहीं पता कि 12 में से कौन से 3 लोग गए, तो उसमें भी तो परमुटेशन होगा, क्योंकि हमें नहीं पता। जैसे मान लो 12 लोग कौन कौन थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, लेकिन हमें क्या पता कौन कौन गया, ए बी सी गया, बी सी डी गया, सी डी ई गया, वी डोंट नो। तो अगर हमें नहीं पता है तो इसीलिए हम लोग का जो परमुटेशन होगा वो ऐसे होगा 12p9। क्यों? क्योंकि हमें 12 में से 9 लोगों को लेना है, जबकि हमारे पास 9 ही लोग है। 12 में से 9 लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन है और कौन चला गया। जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जे के एल, ठीक है। अब मान लेते हैं सपोज सपोज कि 3 लोग चले गए। 3 लोग कौन? सी जी और जे, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, चले गए। अब ये तो हमारा एजम्पशन है, क्योंकि हमें तो बोला नहीं कि पर्टिकुलर ये 3 लोग चला गया। अगर हमें बता देता कि पर्टिकुलर ये 3 ही लोग चले गए हैं तो ये 12 की जगह 9 होता। अब हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं, ऐसे देखो, हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं कि ये पहले 3 लोग चले गए, ठीक है, तो इसका मतलब अब डॉक्टर ये 9 लोगों में से जो है पेशेंट को चेक करेंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि हम लोग मान रहे हैं कि ये लोग चले गए, ये लोग चले गए, बी सी डी चले गए, ठीक है, तो बाकी इनमें से विजिट करना पड़ेगा, मतलब डॉक्टर इनमें से पेशेंट को चेक करेंगे। इसी वजह से ये 12 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि 12 में से कौन से 3 लोग चले गए, तो हम लोग इसे 9 में रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो 12 में से कौन से 9 लोग को देखना पड़ेगा डॉक्टर को? जो 9 लोग हैं, ठीक है, 12 में से वही 9 लोग को डॉक्टर देखेंगे जो 9 लोग है वहां पर, जो 9 पर्सन वहां बैठे हैं उन्हीं को डॉक्टर देखेंगे। तो इसमें इसीलिए हमें अभी तक कंफर्म नहीं है 12 में से कौन से 3 लोग चले गए, इसीलिए यहाँ पर n जो है वो 12 ही रहेगा। बाकी लॉजिकली अगर हमारे पास यहाँ पर डेटा रहता कि पर्टिकुलरली कौन से 3 पर्सन चले गए तो ये भी हमारा 9 हो जाता, ठीक है। तो 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 9 फैक्टोरियल, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल। 12 into 11 10 9 8 7 6 5 4 7 98 33 6 7 98 30 79 833 चेक कर लेते, 79 833 600, हाँ यही वाला होगा, ठीक है। तो लॉजिकली यहाँ पर 12 इसीलिए हो रहा है, सिर्फ वी डोंट नो कि कौन से 3 पर्सन गए, तो हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अगर ये 3 पर्सन गए तो बाकी 12 में से जो 9 लोग रहेंगे उनमें होगा। अब हमें नहीं पता कि 12 में से कितने लोग गए, इसीलिए हम लोग 12 में से 9 लोगों का यहाँ पर हमेशा सिलेक्शन करेंगे। ऐसा मान के कि अगर ये चले गए तो ये 9 लोग, अगर ये 3 चले गए तो बाकी 9 लोग, ऐसे, ठीक है, इसीलिए हमेशा 12 में से सिलेक्ट करते जाना। चलो एग्जाम्पल हमारा खत्म हो गया, हम लोग अब करेंगे एक्सरसाइज 5 में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर बोला है सिंपल है, तुम लोग बताओ 4p3 इसका आंसर क्या होगा, इवैल्यूएट करने बोला है। 4p3 कितना होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, बोलो 4p3 कितना होगा? बोलो, ये तो आसान है। 4p3 कितना होगा? 24। 4 फैक्टोरियल मतलब कितना? 24, यानी कि ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ये सब अभी तुम लोग को ही बताना है एक्सरसाइज। 4p4 ये कितना हो जाएगा? 4p4 इज इक्वल टू, ऑप्शन नहीं देख के भी तो बोल सकते हो कितना होगा, या देख के ही बता दो। अब 4 फैक्टोरियल यानी 24, ऑप्शन बी। फिर देखो 7 फैक्टोरियल ये कितना होगा बताओ? 7 फैक्टोरियल कैलकुलेटर लो और चेक करो 7 फैक्टोरियल कितना होगा, मुझे बताओ कितना होगा।
कौन सा ऑप्शन? 5000। हाँ 5040 मतलब ऑप्शन ए। फोर्थ नंबर में जीरो, जीरो इज सिंबल इक्वल टू, ये कितना होगा बोलो, आंसर क्या होगा फोर्थ वाला? 1। 1 होगा। जीरो फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होगा, ऑप्शन है हम लोग का बी। फिफ्थ नंबर, इन एनपीएन, एन इज ऑलवेज, एनपीएन अगर एनपीआर में एन क्या होगा? ऑलवेज एन इंटीजर, ए फ्रैक्शन, ए पॉजिटिव इंटीजर, नन ऑफ दिस। कौन सा सही आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आज ही मैंने बताया एन पी आर में एन जो है वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव तो होगा, क्योंकि एन है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। अब थिंग्स चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग हो या फिर कुछ ऑब्जेक्ट हो, पॉजिटिव ही होगा। जैसे पेंसिल का सिलेक्शन हो, मेरे लास्ट दिन के एग्जांपल, चेयर का सिलेक्शन हो, फोटो के लिए फ्रेंड कौन आगे खड़ा रहेगा, कौन पीछे, कौन कैसे खड़ा रहेगा, तो ये ह्यूमन बीइंग का सिलेक्शन। तो एन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और कभी भी फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, तो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये हो गया ऑप्शन सी। सिक्स्थ नंबर, यहाँ पर फिर बोल रहा है एनपीआर द रेस्ट्रिक्शन इज, रेस्ट्रिक्शन कौन सा वाला सही है? एन ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, लेस देन इक्वल टू आर, नन ऑफ दिस। कौन सा सही है? आज ही लिखना है। सी। हाँ बी होगा, 6 का आंसर हो जाएगा बी, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर। एनपीआर में एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा। ये लॉजिकल भी है, मैंने बताया, क्योंकि एन जो है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो सिलेक्शन जितने सारे चीज हो रहा है या तो उससे बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 7, क्वेश्चन में तो रिस्ट्रिक्शन बोला है। हाँ रेस्ट्रिक्शन का मतलब किसमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन सही है? मतलब एन हमेशा ग्रेटर देन आर होना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल आर होना चाहिए? मतलब एन का रेस्ट्रिक्शन क्या है? तो एन का रेस्ट्रिक्शन है कि एन हमेशा आर से ज्यादा होना चाहिए, है ना, मतलब कंडीशन। हाँ बेसिकली रेस्ट्रिक्शन का मतलब ऐसा मत सोचो कि इनका रेस्ट्रिक्शन क्या है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन का मतलब कि कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, दूसरा एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा, अगर पूरा कंडीशन पूछो तो। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से रेस्ट्रिक्शन ये है कि एन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये सब नहीं कि ये सब रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं। रेस्ट्रिक्शन क्या है? एन का सही होने का रेस्ट्रिक्शन ये है कि एन कभी भी आर से ज्यादा या आर के बराबर हो सकता है। ठीक है, आर से कम नहीं हो सकता है, ये रेस्ट्रिक्शन। अब देखो यहाँ पर एनपीआर, ये वाला देखो क्या बोल रहा है, एनपीआर इक्वल टू एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे दिया हुआ है। हम पहले लिख के दिखा देते हैं ऐसे, एन माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन, ये दिया हुआ। ठीक है, फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ फैक्टर्स, हम समझाते हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब क्या सीखा था? जितने सारे मल्टीप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, अच्छा अब कोई भी एक डेटा लो, जैसे मान लो 5p3। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्ट, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 2 फैक्ट, तो 5 4 3 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल। अब बोलो कितने, जब हम लोग फैक्टोरियल पढ़ रहे थे तब मैंने बोला ना एक एक फैक्टर, जैसे 5 फैक्टोरियल में फैक्टर्स कितने सारे, 5 4 3 2 1, तो यहाँ पर ये सॉल्व करके फैक्टर कितना बचा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स का वैल्यू नहीं, वैल्यू तो 5 4 3 है, नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलो कितना सारा होगा इसमें। नहीं समझ में आया मतलब हम फैक्टर्स 3 मतलब, फैक्टर्स ना। हाँ 3 फैक्टर्स माना, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने सारे हुए? 3 हुए। अच्छा, अब ये 3 इक्विवेलेंट टू क्या है बोल सकते हो? ये तो n है, ये r। शेयर बंद। हाँ बोले, आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया। स्क्रीन शेयरिंग बंद करके।
अब ठीक है, देखो तो हाँ मैम। नेटवर्क इशू हो रहा है, आंधी तूफान की वजह से। अच्छा देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ 3, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 हो गया। तो ये 3 किसके साथ बराबर है, जैसे देखो ये 5n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3r को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 5n को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3r को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन में चलो, एनपीआर दिया है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर हम लोग एनपीआर को सॉल्व करते हैं तो कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, ऑप्शन देखो, n फैक्टर्स, r-1, n-r या फिर r। तो बताओ इसके साथ कंपेयर कर, नहीं समझ में आया, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 3 हुआ ना, 3 नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट तो क्या होगा, n या आर। r, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट तो r हुआ। क्वेश्चन हमें ये पूछा है, अगर हम लोग किसी एनपीआर को सॉल्व करते हैं तो उसमें कितने सारे फैक्टर्स होंगे, ऑप्शन दे दिया है, n फैक्टर्स, r-1, n-r या फिर आर। r, ठीक है, r होगा, ऑप्शन डी r होगा, ठीक है, तो इसीलिए r आंसर होगा। तो ये कोई भी एक डेटा लेके तुम लोग चेक करके देख सकते हो, हमेशा जो r का वैल्यू होता है उतने ही सारे फैक्टर्स एट लास्ट बचते हैं। लेकिन हाँ, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो फैक्टर नहीं काउंट कर पाओगे, तुम लोग को फैक्टर के हिसाब से रख देना है, तभी इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, r फैक्टर्स हमेशा होगा, जैसे ये याद रखा ना हम लोगों ने, ये वैसे ही r फैक्टर्स हमेशा होगा। अच्छा, फिर बोल रहा है एनपीआर कैन ऑल्सो बी रिटन एज, एनपीआर को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, कौन सा आंसर से, ये तो जस्ट बताना है कैसे लिख सकते हैं, एनपीआर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये बता, बोलो कैसे लिख सकते हैं। ये भी तो फैक्टोरियल का साइन है, एनपीआर को कैसे लिखते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसके जगह फैक्टोरियल का और एक साइन यूज करो, तो कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन कौन सा होगा, ए। ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9, if np4 equal to 12 into np2 then n is equal to, ठीक है, तो np4 equal to 12 into np2, अब पूछ रहा है कि देन n is equal to, n कितना होगा, अब हमारे पास ऑप्शंस है, तो क्या हमें इस पे ट्राई करना चाहिए, -1 पे, क्या n का वैल्यू कभी नेगेटिव होता है, पहले सोचो, क्या इस पे हमें ट्राई नहीं करना मैम। चाहिए, नहीं होता है, ठीक है, तो इस पे ट्राई नहीं करेंगे। अच्छा, क्या n का वैल्यू 6 पे ट्राई करके देख सकते हैं और इस पे भी ट्राई करके देख सकते हैं, अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, तो 6 और 5 पे ट्राई करेंगे, तो पहले 6 से ट्राई करते हैं, ठीक है, तो 6p4 इक्वल टू कितना होगा, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, अब हम माइनस करके नहीं दिखा रहे हैं, तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया 60, 360, ठीक है, 360। अच्छा, इधर चेक करते हैं, 12 इंटू 6p2 कितना आता है, क्या 360 आता है, अगर 360 आएगा तो आंसर सही हुआ, तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 6 5 4 360, हाँ सही हो रहा है, इसका मतलब पहला ये वाला ही हमारा सही आ गया, ऑप्शन बी 6 होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था, सॉल्व मतलब सोल्यूशन करने का कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही तुम लोग कर सकते हो, अब कुछ अपना भी थोड़ा हम लोग दिमाग लगा सकते हैं, ये -1 पे फालतू का ट्राई करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि n का वैल्यू जो है वो r से ज्यादा होगा, पहला बात है कि r4 है, r से ज्यादा होना चाहिए, अगर ये माइनस की जगह प्लस भी होता तो भी हमें ट्राई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन n r से ज्यादा भी तो होगा, तो इसका मतलब अगर ये +1 भी होता तो हम लोग ट्राई नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये दोनों केस में जो है इनका वैल्यू जो है r से कम हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग ये 6 वाले से ट्राई किया, इससे आंसर आ गया, नहीं आता 5 से ट्राई करता है, अगर उससे भी नहीं आता तो नन ऑफ दिस आंसर लिखते, ठीक है, तो आगे आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, 10th का भी सही सेम है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी हमें उसी तरह से समझना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, np3 is to np2
np3 is to np2 equal to 3:1, 3:1, और यहाँ पर पूछा है देन n इज इक्वल टू, n कितना होगा ये हमें पूछा है। अच्छा ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 7, 7 से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि 7 पॉजिटिव भी है और 8 से ज्यादा भी है, तो हम लोग पहले वाले डेटा से चेक करते हैं क्योंकि पता नहीं है हमें, तो एक एक डेटा चेक करते हुए जाना है। तो 7p3 डिवाइडेड बाई 7p2 चेक करते हैं क्या 3:1 आएगा, तो ये 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 हो जाता है 4 फैक्टोरियल। अच्छा फिर 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 हो जाता है 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट कर दो। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो 5/1 आ गया, नहीं होगा क्योंकि 3/1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 7 कैंसिल, तो ऑप्शन ए जो 7 है ये नहीं होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन बी का चेक करते हैं। ऑप्शन बी है 4, क्या ये पॉसिबल है? 4p3 4p2 चेक करते हैं। 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्ट, नहीं ये भी नहीं हुआ। देखो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 और नीचे 1 कैंसिल आउट होके 2/1, तो हमें तो 3/1 चाहिए, नहीं हुआ। ऑप्शन बी भी हमारा जहां पर n इक्वल टू 4 माना गया था ये भी हम लोग का नहीं। तो अब लास्ट चांस है ऑप्शन सी से हो तो सही, नहीं तो नन ऑफ दिस। अच्छा 5p3 डिवाइडेड बाय 5p2 5 फैक्टोरियल और ये हो गया 5 माइनस 3 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, ये कैंसिल आउट। 3 into 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3/1, हाँ ये इससे आंसर आ गया 3/1 मतलब 3:1। अब ये होता है अगर हमारा आंसर जो है थोड़ा पीछे के तरफ जा रहा है, जैसे कि इसमें सी जो है, तो ए भी ट्राई करने के बाद ही ना पता चला कि सी से होगा, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट सोल्यूशन से बेटर है क्योंकि सोल्यूशन करके हो सके कि तुम लोगों से गलत हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसका हैबिट होना चाहिए सोल्यूशन का, अगर हैबिट नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो ये अच्छा बेटर ऑप्शन है, आराम से इससे चेक कर सकते हो। अभी तो फिर भी टाइम लग रहा है, जितना परमुटेशन प्रैक्टिस हो जाएगा इससे भी फास्ट फास्ट कर पाओ। तो ये 10th नंबर वाला आंसर आ गया हम लोग का। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ भी सेम वैसे ही बताया है, m प्लस एन p2 m प्लस एन p2 मतलब परमुटेशन ऑफ 2 इक्वल टू 56, फिर यहाँ कॉमा दिया है m माइनस एन p2 इक्वल टू 30। पूछा है, ऑप्शन दिया अलग अलग कि ए ऑप्शन ए में m6n2, यहाँ पर लिखते हैं m6n2, ऑप्शन बी में m7n1, अच्छा m4n4, और नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट। अच्छा अब हम लोग को चेक करना है, क्या हम लोग कुछ दिमाग लगा सकते हैं कि उससे होगा कि नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर 6 + 2 8 हो रहा है, 7 + 1 भी 8 हो रहा है, 4 + 4 भी 8 हो रहा है। मतलब एक चीज देखो, हमारे पास दो सोल्यूशन करने का जगह है, एक है m प्लस n, एक है m माइनस n। तो प्लस कहीं पर भी करो, चाहे ऑप्शन ए ले लो, चाहे ऑप्शन बी ले लो, चाहे ऑप्शन सी ले लो, तीनों केस में प्लस करने से 8 ही आएगा। ठीक है, तीनों केस में प्लस करने से 8 ही आएगा। तो इस पे चेक करके जो है कोई फायदा नहीं है, हम लोग माइनस वाला चेक करेंगे पहले। और क्यों फायदा नहीं है बात को समझो। इसका मतलब मुझे इतना लग रहा है कि अगर आंसर नन ऑफ दिस नहीं है, अगर आंसर नन ऑफ दिस नहीं है, इससे अगर ये वाला चेक करोगे 56 आ जाएगा, इससे भी चेक करोगे 56 आ जाएगा, इससे भी चेक करोगे 56 आ जाएगा, अगर 8 से वैलिड है तो बेटर तरीका ये है कि इससे नहीं चेक करके इस पे चेक करते हैं। अगर ये 30 वाला जिसपे सेटिस्फाई करेगा उसी पे बाकी वाला सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पर मतलब ये क्या है, ये ट्रिक बता रहे हैं कि हम लोग टाइम बचा सकते हैं, तो इस पे नहीं चेक करके इस पे करते हैं। तो 6 और 2, तो 6 माइनस p चेक करते हैं 4p, तो 4p2 मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल मतलब होता है 4 3, ये होगा नहीं
क्योंकि काफी कम है, देखो ना ये 30 है तो ये हो गया 12, तो ये ऑप्शन हटा दो, ठीक है, ये ऑप्शन का कोई काम नहीं। ऑप्शन बी पे चलते हैं, ऑप्शन ए से नहीं हुआ, चलो ऑप्शन बी पे चलते हैं। 7 -1 पी, तो ये हो गया 6p, तो 6 फैक्टोरियल और 6 -2 4 फैक्टोरियल, तो 6 5 और 4 30 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 8 से मुझे लगता है जितना कि हो जाना चाहिए, हर जगह पे तो 8 दे रखा था, तो 8p2, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे 8 आएगा, तो 8p2 यहाँ पर जो है 56 होगा ही होगा, सक्सेस होगा ये वाला, ठीक है। अगर हमारा आंसर नन ऑफ दिस नहीं होता है तो ठीक है, तो अगर 8p2 अगर होगा कि नहीं चेक कर लो, यहाँ पर हो गया 6 8, ये माइनस हो गया 8 -2 8 7 6 और ये 6 56, मैंने कहा था ना कि ये आ ही जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आंसर नन ऑफ दिस होगा, हमें इस पे चेक करना चाहिए, क्योंकि इस पे जो आंसर है, क्योंकि पहले तुम लोग इस पे 8 पे चेक करोगे, आफ्टर दैट इस पे चेक करोगे, टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इस पे तो ये सारे ऑप्शन ही जाएंगे, ठीक है, 8 ही आ रहा है, 8 ही आ रहा है, तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं। बाकी अगर एग्जाम टाइम में दिमाग को उतना जल्दी नहीं भी आए, कोई बात नहीं, लाइन बाई लाइन चेक करो, कोई ना कोई आंसर तो मिलेगा। तो ऑप्शन हम लोग का हो गया बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 12 5pr 60, 5pr इक्वल टू 60, हमें r फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ऑप्शन दे रखा है 3 2 4 नन ऑफ दिस, ऑप्शन दे रखा है 3 2 4 और नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले 3 पुट करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, 5 -3 मतलब 2 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 2 और यहाँ 2 कैंसिल, 60, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, 12 का ऑप्शन ए हो जाए। 13 में भी वैसा ही है, ऑप्शन के साथ हमें देखना है, तो डेटा लिख लेते हैं, n1 + n2 p2 इक्वल टू 130, और ये वाला है n1 - n2 p2 30। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, n1 6 n2 6, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी n1 10 n2 2, n1 9 n2 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, जैसे ये 6 + 6 12, 10 + 2 12, 9 + 3 12, अगेन हमें माइनस वाले पे पहले चेक करना चाहिए, इससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो माइनस वाला ये चेक करके कोई फायदा नहीं है, ऑप्शन ए, क्यों, देखो 6 - 6 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा आउट हो गया, ठीक है। इसको चेक करो ही मत, क्योंकि 6 - 6 0, तो 0p2 ये 30 आना पॉसिबल है, ठीक है। तो या तो ये देख लो या तो ये वाला देख लो, तो 10p2, हम लोग सेकंड वाले ऑप्शन से चलते हैं, 10 - 2 p, तो 8p2, तो 8 फैक्टोरियल और 8 - 2 मतलब 6 फैक्टोरियल, तो 8 × 7 × 6, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट, क्योंकि ये 8 × 7 56 आ रहा है, जबकि हमारा 30 चाहिए। इधर करके देखे, बाकी सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 9 - 3p2 6p2 4 फैक्टर 6 5 4 30, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, और 9 + 3 12 होता है, 12p2 देख लो ये होता है कि नहीं, 12p2 चेक कर लो तसल्ली के लिए, पर नहीं तो हो सकता है कि नहीं हुआ, तो फिर नन ऑफ दिस आंसर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10 फैक्टोरियल, तो 12 11 और 10, 12 × 11 132, चेक कर लो, 12 × 11, हाँ 132 होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के जो है जल्दी सॉल्व कर सकते हैं।
ये वाला हम लोग का फिर आंसर निकल के आ गया 13 का ऑप्शन सी। 13 का ऑप्शन सी निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 14, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड। ठीक है, क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड, वर्ड क्या है, वर्ड है कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर वर्ड को हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड, द लेटर ऑफ द वर्ड, ये वर्ड है कंप्यूटर, इसमें लेटर कितने सारे हैं, COMPUTER, 8 लेटर है। ठीक है, तो लेटर कितने सारे हैं, लेटर है 8। हमें क्या करना है, ये 8 लेटर को अरेंज करना है। तो कितने तरह से कर सकते हैं, अरेंज नहीं, सॉरी, रीअरेंज। ठीक है, रीअरेंज, रीअरेंज करना है। रीअरेंज और अरेंज में फर्क क्या है, जैसे मान लो मैंने एक वर्ड दे दिया ऐसे, टू। ठीक है, इसको हमें अगर बोले अरेंज करना है तो क्या क्या होगा, टू होगा, TOW होगा, WTO होगा, WOT होगा, OWT होगा, OTW होगा। ठीक है, ये होता है अरेंज। ठीक है, ये होता है अरेंज। तो 1 2 3 4 5 6 वेज है ये 3 लेटर को अरेंज करने का, टू वर्ड से। और अगर बोले रीअरेंज, तो रीअरेंज क्या होगा, रीअरेंज का मतलब हो जाएगा कि ये सब लिखना एक्सेप्ट ये वाला, क्योंकि ये इसको इसको हमें रीअरेंज करना है, तो एक्सक्लूडिंग दिस वर्ड होना चाहिए। रीअरेंज का मतलब एक्सक्लूडिंग ओरिजिनल वर्ड, है ना। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। ठीक है, एक्सक्लूडिंग ओरिजिनल वर्ड मतलब अरेंज करने से 6 तरीके से होगा, रीअरेंज करने से 5 तरीका हो जाएगा, क्योंकि उसमें से 2 जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। सिमिलर केस हम लोग कंप्यूटर के लिए एप्लीकेबल करेंगे। कंप्यूटर में 8 लेटर है, 8 लेटर को हमें जो है अरेंज करके वर्ड बनाना है, रीअरेंज करके। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के अलावा बाकी सारे वर्ड लेना है। अगर हमें क्वेश्चन में रीअरेंज की जगह अरेंज बोल देता तो हम लोग कैसे करते, 8 लेटर में से 8 लेटर में से हमें एट ए टाइम 8 लेटर को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो वर्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द कैन बी अरेंज, सारे लेटर लेने के लिए बोला गया है। क्योंकि जब कुछ बोला नहीं है कि 3 4 5 लो, तो इसका मतलब ऑल लेटर्स जो है सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो सिलेक्ट करना है, अरेंज करना है, परमुटेशन। तो 8P8, तो 8P8 का मतलब 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है चेक करते हैं, 8 7 6 5 4 3 2। तो ये होता है 40,320। और जब हम लोग ये करते हैं तो उसमें कंप्यूटर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें अरेंज नहीं बोला है, रीअरेंज बोला है। तो इन रीअरेंज के केस में हमें क्या आंसर मिलेगा, रीअरेंज के केस में 40,320, जो कि अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट बता रहे हैं, -1, एक वर्ड हट जाएगा। वो कौन सा वर्ड है, कंप्यूटर। जैसे कि यहाँ से 2 हट जाएगा, कंप्यूटर के अलावा बाकी सारे वर्ड हम लोग ले सकते हैं। तो 19 हो जाएगा, 40319। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 40319, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरेंज बोल रहा है कि रीअरेंज बोल रहा है। अगर अरेंज बोल रहा है तो सब लिख दो, अगर रीअरेंज बोल रहा है तो ओरिजिनल वर्ड एक्सक्लूड हो जाएगा। रीअरेंज का मतलब कंप्यूटर जो है, या फिर जैसे ये वाला देखो, जो ये 3 लेटर है, इसे अपने हिसाब से अरेंज करो, बट 2 को एक्सक्लूड करके। ठीक है, 15 नंबर, the number of arrangement of the letter in the word failure so that vowel are always coming together बोला है। अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे। 15 16, क्योंकि हमारे पास अभी रेस्ट्रिक्शन समझाने के लिए मेरे पास उतना सारा अभी टाइम नहीं है कि हम लोग रेस्ट्रिक्शन समझेंगे, वो आराम से हम लोग समझेंगे। तो 15 16 17 ये सब जो है अलग क्वेश्चन हो गया। 18 ये वाला कर सकते हैं, देखो 18 वाला करेंगे, 18 वाला। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि if 12 school team are participating in a quiz contest। ठीक है, क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है जहां पर 12 स्कूल जो है
पार्टिसिपेट कर चुका है, देन द नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन मे बी ओन। तो कितने तरीके से फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन को जीता जा सकता है। तो इसके लिए पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि 12 स्कूल में से कौन से 3 स्कूल ऐसे हैं जो कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड हो सकते हैं। तो जैसे मान लो 12 स्कूल है ABCD ऐसे करके, ठीक है, स्कूल 1 स्कूल 2 ऐसे, तो ऐसा हो सकता है कि स्कूल 1 2 3 फर्स्ट सेकंड हो गया, या फिर 2 3 4 3 4 5। तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट, ठीक है। अब जैसे मान लो हम लोगों ने माना कि स्कूल 1 स्कूल 2 स्कूल 3 स्कूल 4 स्कूल 5 स्कूल 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, कितने स्कूल जो है मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकते हैं कितने तरीके से स्कूल। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि S2 हम लोगों ने पहले S1 S2 और S3 को सिलेक्ट कर लिया। अब इनमें भी तो जो है अरेंजमेंट होगा, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, ये थर्ड, या फिर ऐसे हो जाएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इनमें 6 अरेंजमेंट हो जाएंगे, या फिर S2 S1 S3 S2 S3 S1 ऐसे करके फिर 3 स्कूल उनमें अरेंजमेंट, ऐसे करके कितना सारा हो सकता है। तो टोटल है 12, इनका वैल्यू कितना हो जाएगा 12। और एट ए टाइम 3 स्कूल को सिलेक्ट करना है, ये पता करने के लिए कितने तरीके से ये हो सकता है। तो 12 P3, तो 12 फैक्टोरियल और 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल, कितना आ रहा है 13 20, ऑप्शन बी। यही बोल रहे हैं क्या, थोड़ा सा आवाज कट कट के आ रहा है क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू है, क्योंकि बाहर जो है मौसम खराब है ना, इसलिए। देखो ये वाला ऑप्शन आ रहा है 13 20, या फिर कुछ और बोल रहे हैं तो बोल सकते हो। तो इसके बाद देखो 19, ये भी अलग है, 19 20 21 22 23, ये सारे क्वेश्चन जो है रेस्ट्रिक्शन वाला परमुटेशन जो होता है उसके लिए है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैंने बाकी रखा है एक्सरसाइज 5A का, जैसे एक तो मैंने मिडिल में एक बाकी रखा है, ठीक है, मुझे याद है ये वाला, ये लास्ट दिन नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे तो मुझे थोड़ा सा याद दिला दो। एग्जाम्पल में क्वेश्चन था एग्जाम्पल 7, ये मैंने एक बाकी रखा है। और एक्सरसाइज 5 में हम लोग यहाँ पर जो है 14 के बाद बाकी रख के 18 किए, और आफ्टर दैट जो भी है वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, आज इतना करते हैं, लेकिन पहले तुम लोग ये पूरा इतना अच्छे से समझो, नहीं तो नेक्स्ट हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन करेंगे, रेस्ट्रिक्शन वाला भी करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आज इतना जो भी किया है इसको अच्छे से करो। मैम ये वाला PDF थोड़ा भेज दीजिएगा। हाँ yes।